हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार को मुख्य रूप से 3 कार्य करने होते हैं: कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय की व्यवस्था करना। ऐसे में जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है उसको विधानपालिका या लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसी तरह से कानूनों को जो लागू करने वाली संस्था है उसको कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और जो न्याय करने वाली संस्था है उसको न्यायपालिका या जुडिशरी कहा जाता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये होती है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो विधानपालिका और कार्यपालिका है इसमें घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, और जो स्थायी कार्यपालिका है इसमें सभी प्रशासकीय अधिकारी होते हैं। तो जो अस्थायी कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद, इसके जो सदस्य हैं संसदीय शासन प्रणाली में विधानपालिका के सदस्यों में से लिए जाते हैं। विधानपालिका जब कानून निर्माण करती है अधिवेशन के समय, उस समय ये सभी सदस्य उस अधिवेशन में भाग लेते हैं और कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जब कानून बन जाता है तो कार्यपालिका को कानून लागू करना है, तो उस समय यही मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं ये नौकरशाही की मदद से उन कानूनों को लागू करवाने में अपनी भूमिका अभिनीत करते हैं। तो ऐसी जो प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली, उसमें मंत्रिमंडल ही वास्तव में शासन का संचालन करता है। और इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली के लिए एक जो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये प्रणाली किसी कानून की देन नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की भूमि पर इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। 1066 में ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करके इंग्लैंड के इतिहास में नॉर्मन काल का आरंभ किया था। उस समय सम्राट को परामर्श देने के लिए एक परिषद होती थी जिसको क्यूरा रेजिस या सम्राट की परिषद कहा जाता था, और धीरे धीरे इस परिषद के स्वरूप में भी परिवर्तन आते गए और इसे ही प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा। और धीरे धीरे प्रीवी काउंसिल के जो सदस्य थे उनकी संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि होने लगी। तो सम्राट के लिए बड़ा मुश्किल सा काम हो गया कि वो सामूहिक रूप से सबसे परामर्श ले। तो इस बाधा को दूर करने के लिए 1660 के पश्चात चार्ल्स द्वितीय जब सम्राट बने तो उन्होंने समस्त प्रीवी काउंसिल के जो सदस्य थे उनसे परामर्श लेने की अपेक्षा थोड़े से जो प्रमुख सदस्य थे उनसे परामर्श लेना आरंभ कर दिया। तो ऐसे में सम्राट के जो परामर्शदाताओं की जो समिति थी जिसे प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता था, उसे ही अब मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल वास्तव में प्रीवी काउंसिल की समिति है, क्योंकि उसके बड़े आकार में से ही इसका जन्म हुआ है। इसके बाद है इसकी विशेषताएं। तो इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, इस प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं में फर्स्ट है नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया। किसी भी देश में जहां मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती है या संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ देश में 2 मुखिया होते हैं, एक शासन का मुखिया और एक सरकार का मुखिया। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं शासन के मुखिया राष्ट्रपति हैं और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। इसी तरह से ही इंग्लैंड में भी जो संवैधानिक मुखिया हैं, जो कि नाम मात्र के मुखिया होते हैं, उनका अस्तित्व है। सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड में शासन संबंधी सारी शक्तियां नाम मात्र के मुखिया माने सम्राट को सौंपी गई हैं, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग है मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड में सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियों का जो स्वामी है वो सम्राट है,
लेकिन व्यवहार में जो सम्राट की स्थिति है वो पूरी तरह से शक्तिहीन है, क्योंकि सभी कार्य सम्राट को मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करने होते हैं। किसी भी तरह की शक्ति का, चाहे वो वैधानिक शक्ति हो, चाहे कार्यकारी शक्ति हो, चाहे किसी और प्रशासकीय व्यवस्था से संबंधित शक्ति हो, सम्राट अपनी इच्छा अनुसार शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वही देश की वास्तविक कार्यपालिका है। प्रशासन संबंधी जो शक्तियां सम्राट को दी गई हैं, सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियां सम्राट में निहित की गई हैं, उसका जो वास्तविक प्रयोग है, असली प्रयोग है, वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। शक्तियों का प्रयोग हालांकि सम्राट के नाम पर किया जाता है, लेकिन सम्राट उन शक्तियों के वास्तविक प्रयोग में अपनी कोई निजी भूमिका नहीं निभाता। सम्राट को सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करना पड़ता है, और इन सारी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो भी मंत्रिमंडल का ही होता है। नेक्स्ट है, इसमें सम्राट मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में भाग नहीं लेता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली का एक मुख्य स्थापित सिद्धांत है कि सम्राट मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में भाग नहीं लेता, और ये जो परंपरा है ये 1714 में जब जॉर्ज प्रथम सम्राट बने तब अस्तित्व में आई, क्योंकि जो जॉर्ज प्रथम थे वो जर्मनी से थे, तो ऐसे में उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो वो मंत्रिमंडल की बैठकों में जब उन्होंने जाना शुरू किया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, दोभाषीय की उनको ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे में उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेना ही बंद कर दिया। तो 1714 से जो सम्राट है, जब जॉर्ज प्रथम ने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया, तो उसके बाद जॉर्ज द्वितीय जब सम्राट बने, उन्हीं के ही भाई, तो उन्होंने भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लिया। तो तब से ये परंपरा है कि सम्राट मंत्रिमंडल की जो अधिवेशन है या बैठक है उसमें भाग नहीं लेता। सम्राट मंत्रियों को जो भी परामर्श देता है वो मंत्रिमंडल के अधिवेशन में नहीं देता, बल्कि प्रधानमंत्री या मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से अधिवेशनों के बाहर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्राट का मंत्रिमंडल के साथ कोई संबंध नहीं है। सम्राट का ये जो अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए प्रधानमंत्री और मंत्री अपना दायित्व मानते हैं। वो समस्त जो सूचनाएं हैं वो सम्राट को प्रेषित करते हैं मंत्रिमंडल के निर्णयों से संबंधित, और ऐसे में सम्राट यदि चाहे तो मंत्रियों को उचित परामर्श भी दे सकता है, क्योंकि सम्राट जो है वो अनुभव का भंडार होता है, बहुत लंबे समय तक वो पद पर रहता है, उसका अनुभव बहुत अधिक होता है, तो वो मंत्रियों को परामर्श भी दे सकता है, चेतावनी भी दे सकता है। लेकिन किसी भी अवस्था में वो मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है, इसमें मंत्रिमंडल तथा संसद में निकटवर्ती संबंध। इंग्लैंड में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं है, क्योंकि ये जो मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था उसका अर्थ ये है कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में अलग अलग व्यक्ति हों। माने ये तीनों ही जो तरह की शक्तियां हैं वो अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग संस्थाओं में निहित हों। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली में जैसे पीछे अभी मैंने आपको बताया कि विधानपालिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधानपालिका के किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य होते हैं। मंत्रिमंडल का हर सदस्य चाहे तो लॉर्ड सदन का सदस्य होगा या फिर कॉमन सदन का सदस्य होगा, सभी मंत्री संसद के अधिवेशन में भाग लेते हैं और अपनी नीतियों को वास्तविक रूप देने के लिए संसद से आवश्यक कानून पास करवाते हैं। क्योंकि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, हर मंत्री किसी न किसी विभाग का मुखिया होता है, उस विभाग से संबंधित जो भी कानून हैं वो उस मंत्री ने ही पास कराने होते हैं। तो ऐसे में जो विधेयक है
जो मंत्री जिस विभाग से संबंधित हैं, उस विभाग से संबंधित जो विधेयक है वो संसद में प्रस्तुत करते हैं। सम्राट उस व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जो कॉमन सदन या लॉर्ड सदन का सदस्य हो। लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जो न कॉमन सदन का सदस्य है न लॉर्ड सदन का सदस्य है, तो ऐसे में उसे किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य बनना पड़ेगा। कितने समय में ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, इस बारे में इंग्लैंड में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, ऐसी कोई निश्चित कानूनी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक एकरूपता। मंत्रिमंडल प्रणाली का जो राजनीतिक एकरूपता का सिद्धांत है वो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल के जो सभी सदस्य हैं एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। ये जो परंपरा है ये विलियम जब सम्राट बने तब अस्तित्व में आई। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। जेम्स द्वितीय उस समय सम्राट थे। तो उस क्रांति के बाद उस क्रांति के शुरू होती जब जेम्स द्वितीय जो थे वो इंग्लैंड छोड़कर चले गए थे, फ्रांस चले गए थे, तो ऐसे में संसद ने विलियम और उसकी पत्नी मेरी को विदेश से बुलवाकर इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बिठाया था। तो संसद की सर्वोच्चता स्थापित होने से मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास होना उस समय एक स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की जनता ने सम्राट के अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति की थी। सम्राट तो विदेश चला गया, क्रांति समाप्त हो गई, तो उसके बाद सम्राट का पद तो बनाए रखा, लेकिन उसकी जो शक्तियां थी वो सीमित कर दी गई थी। तो इस समय में जो मंत्रिमंडल प्रणाली है उससे संबंधित अनेक जो नई परंपराएं थी वो भी अस्तित्व में आई। कि शुरू में जो ये मंत्रिमंडल है इसमें जो सदस्य लिए गए वो अलग अलग राजनीतिक दलों से लिए गए, लेकिन बहुत जल्दी ही जो सम्राट थे वो ये अनुभव करने लगे कि अलग अलग दलों के जो मंत्री हैं वो सर्वसम्मति से कोई परामर्श नहीं दे पाते। तो इस बाधा को अनुभव करते हुए जो विलियम तृतीय थे उन्होंने एक ही दल में से सभी मंत्री लेने का निर्णय किया। तो ऐसे में 1697 में जो मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल प्रणाली के इतिहास के विकास में ये पहला मंत्रिमंडल था जिसके सभी सदस्य एक ही दल से संबंधित थे तथा जिसके सभी सदस्य उस दल में से लिए गए थे जिस दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त था। तो इस तरह से राजनीतिक एकरूपता का जो सिद्धांत था वो अस्तित्व में आया। मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक एकरूपता होने के कारण जो निर्णय हैं वो तुरंत लिए जा सकते हैं, और जो मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता है वो मंत्रियों में राजनीतिक एकता भी विकसित करती है और उन्हें एक संस्था के रूप में कार्य करने में सहायक सिद्ध होती है। जब भी इंग्लैंड में संकट आता है उस समय जो मंत्रिमंडल हैं उनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं वो ले लिए जाते हैं, लेकिन शांति काल में और साधारण समय में जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल और केवल उसी दल के सदस्य लिए जाते हैं जिस दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त होता है। माने जिस दल की सरकार होती है उसी दल के सदस्य ही मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली की जो बाकी की विशेषताएं हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।